आखिरकार जैश ए मोहम्मद का पूरा प्लान क्या था? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाहता था? आखिर किस मकसद से वो गुजरात और आसपास के राज्यों में टेरर नेटवर्क बना रहा था? आखिर किस मकसद के साथ बम बनाने और उसके ट्रायल की ट्रेनिंग दी जा रही थी? क्या आतंकियों को पाकिस्तान बुलाकर ट्रेनिंग भी दी गई? इन सब के लिए फंड कौन अरेंज कर रहा था और इसके पीछे वो शख्स कौन था? इसमें से कुछ सवालों के जवाब तो गुजरात एटीएस से मिल चुके हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अब भी ढूंढने बाकी है और इसी को लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। पकड़े गए 13 आतंकियों की निशानदेही पर छापेमारी की जा रही, पूछताछ की जा रही, आतंकी हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए इस पूरे मामले पर हमारी खास रिपोर्ट। 8 आतंकियों को पहले दबोचा, 5 और आतंकी गिरफ्तार, 6 बार किया था ट्रायल ब्लास्ट, 3 आतंकी जैश हेडक्वार्टर के संपर्क में थे, पाकिस्तान की बारूदी साजिश का पर्दाफाश। गुजरात एटीएस की पकड़ में आए इन आतंकियों की साजिश पूरे देश को दहलाने की थी। देश के अलग अलग हिस्सों में दहशत फैलाने की इनकी साजिश का अब पर्दाफाश हो गया है। पूछताछ के दौरान एक एक करके इनके जो नापाक इरादे सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। इनका देश के कई शहरों में धमाके करने का प्लान था। अपनी इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बम बनाए और कई बार धमाकों का ट्रायल तक किया। पूरे देश को दहलाने की साजिश रचने के दौरान इन आतंकियों ने कई राज्यों की रेकी की थी, जिनमें गुजरात भी शामिल था। पहले गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 आतंकियों को पकड़ा था, उनसे पूछताछ हुई और फिर पूरे नेटवर्क को नाकाम करने का अभियान चलाया गया। इसी अभियान के दौरान जांच एजेंसियों को पता चला कि पूरे देश में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची जा रही है और एक के बाद एक होने वाले इन धमाकों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बमों के ट्रायल तक किए जा चुके हैं। इतनी बड़ी साजिश सरहद पार के नापाक इरादों के बिना रची जानी मुमकिन ही नहीं थी। आखिरकार पता चला कि आतंकियों को एक एक निर्देश पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से दिया जा रहा था। उन्होंने एक तंजीम यहाँ पे बनाई थी। इस तंजीम में वो लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ रहे थे। इस एक इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया था और एक एफआईआर यूएपी और बीएनएस के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जिसमें कि लगभग 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। जिस खुफिया जानकारी ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ाई वो ये थी कि 3 आतंकी सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थे। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर के जरिए इन्हें साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का हर आदेश दिया जा रहा था। आतंकियों को नेटवर्क मजबूत करने के लिए शहरों और भीड़भाड़ से दूर गाँवों में काम करने को कहा गया था ताकि किसी को शक न हो सके। इन आतंकियों ने गुजरात में ही रहते हुए बम बनाए और कई जगहों पर उनका ट्रायल ब्लास्ट भी किया। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। जैश ए मोहम्मद को करीब साल भर पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी नुकसान हुआ था। भारतीय सेनाओं के हमले में उसके हेडक्वार्टर के एक बड़े हिस्से के परखच्चे उड़ने की तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी थी। कई महीनों बाद जैश फिर से अपने नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश में जुट गया। भारत में सीरियल ब्लास्ट उसकी इसी साजिश का एक हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है। कई जगहों से मिली खुफिया जानकारी महीनों तक इस नेटवर्क से जुड़े लोगों पर नजर रखने, धरपकड़ करने और पूछताछ करने के बाद इस आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो पाया है। जांच एजेंसियां अभी कई पहलुओं पर जांच कर रही हैं। आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन मिलने के बाद ये भी जांच हो रही है कि क्या किसी तरह की ट्रेनिंग लेने के लिए ये आतंकी पाकिस्तान भी गए थे और आर्थिक तौर पर इनकी मदद किसी तरह से की जा रही थी। अरविंद ओझा और ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि गुजरात एटीएस को आखिरकार इन आतंकियों से क्या क्या मिला है और इनके मदरसों से क्या कनेक्शन है। दरअसल सबसे पहले आपको बताता है आतंकियों का मदरसा कनेक्शन किस तरीके का। दरअसल दारुल उलूम गुजरात बनाकर लोगों को जोड़ रहे थे। ये आतंकी लगातार अपने एक बड़ा संगठन क्रिएट कर रहे थे और मदरसों से इन सभी लोगों को यानी बाकी लोगों को रेडिकलाइज करने का काम भी ये लगातार कर रहे थे। अब आगे क्या था, अब आपको बताएं कि अहमदाबाद से लेकर सिद्धपुर तक और मध्य प्रदेश तक फैला था इनका ये नेटवर्क। और अगर आप देखें कि लगातार जो दूसरे राज्य थे उनको इन्वॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। मदरसों में छिप कर रह रहे थे कई आरोपी और ये कोशिश करते हैं कि लगातार ऐसे हाइडआउट्स बनाए जो मदरसों के अंदर हो और वहां पर आसानी से छुप कर वहां से मूवमेंट भी कर सके। और मौलाना मसूद अजहर के भाषण भी साझा किए जा रहे थे, उसके भाषण हो, उसके पढ़ने की, उसके जो बुकलेट्स हो, ऐसी कई सामग्री लगातार वहां के यूथ में, वहां के युवाओं में साझा करने की भी इन पर आरोप है। इनके ऊपर लगातार इसके लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 सालों से हो रहा था ब्लास्ट का ट्रायल, यानी ना सिर्फ ये लगातार उस सामग्री को इकट्ठा कर रहे थे बल्कि उसका ट्रायल भी कर रहे थे। कई जगहों पर उन्होंने ब्लास्ट कर ही देखा कि आखिरकार जब सामग्री को असेंबल किया जाएगा उसका इस्तेमाल कैसे करना है। भीड़ से बचकर छोटे शहरों या गांवों में छिपे रहते थे, लगातार शहरों से दूर ग्रामीण इलाकों में या फिर उन इलाकों में जहां पर अक्सर बहुत से लोगों की कनेक्टिविटी दूर होती है, ऐसे इलाकों में छुपते थे और भीड़ से बचकर छोटे शहरों में ही अपना हाइड आउट ये स्टैब्लिश करते थे। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार गुजरात एटीएस को इनसे क्या क्या मिला। दरअसल जैश-ए-मोहम्मद के झंडे, लगातार उनके जो प्रोपेगेंडा सामग्री है वो इनके पास से मिली है, उनके झंडे हो, उनकी किताबें हो, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इनके पास से बरामद किए गए। झंडों के अलावा जैश से जुड़ा उर्दू साहित्य भी, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इनके पास से अक्सर रेडिकलाइज करने के लिए नए युवाओं को ऐसी सामग्री मिलती है जो ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाई जा सके और उनसे उनके पास से डिजिटल सामग्री भी बरामद की गई, यानी इनके मोबाइल फोन में, इनके लैपटॉप्स में कई ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट मिले हैं जिनसे पता लगाया गया कि आखिरकार ये इसको आगे कैसे सर्कुलेट कर रहे थे। गन पाउडर का इस्तेमाल भी इनके पास से मिला है और ये कहा जा रहा है कि इस पाउडर का इस्तेमाल वो लगातार आईडी बनाने के लिए कर रहे थे और कई जगहों पर एक्सप्लोजिव क्रिएट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल ये कर रहे थे। यानी आप मानिए कि ये बड़ी उपलब्धि है गुजरात के लिए या फिर हमारी सुरक्षा एजेंसीज के लिए, लेकिन किस तरीके से रेडिकलाइज होकर ये बड़े नेटवर्क को स्टैब्लिश कर रहे थे इसका पर्दाफाश किया गया है।